साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज के लर्निंग क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आए दिन हमारे सामने आता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और अल्टीमेटली हमें झूठे या फॉल्स मुकदमों का सामना करना पड़ता है। साथियों, जब भी कोई मेजर क्राइम होगा तो उसमें एक महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसको हम कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि हम उस कंसर्न अक्यूज़्ड को उस कंसर्न क्राइम से कनेक्ट करते हुए उसे एज़ पर लॉ प्रोसिक्यूट करवा सकें और उस पर एज़ पर लॉ जो है कार्रवाई सुनिश्चित होते हुए उसको जो है दंड भी कोर्ट से मिल सके। साथियों, क्रिमिनल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी इनोसेंट जो है किसी भी कंसर्न कोर्ट से सज़ा नहीं पाना चाहिए। पर साथियों, इसके साथ साथ प्रिंसिपल ये भी है कि जो दोषी है उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया काम में ली जा रही है, इट शुड बी फेयर, और उस प्रक्रिया के तहत जो हम कार्रवाई को सुनिश्चित करते हैं वो प्रक्रिया किसी भी रूप में सस्पेक्टेड या डाउटफुल सब्सिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो हमें अल्टीमेटली अक्यूज को बरी करना होगा या उसके विरुद्ध कार्रवाई को हमें ड्रॉप करना होगा। साथियों, इन्हीं सब बातों के बीच एक जजमेंट जो है मेरे सामने आया। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 15 मार्च 2024 का, जिसका अपील नंबर है 1607/2009। जफ़र बनाम स्टेट ऑफ केरला के नाम से ये जजमेंट का टाइटल है। साथियों, इस केस में जो कंसर्न अक्यूज पर्सन्स थे उनके विरुद्ध मामला चला सेक्शन 395, यह हम कहेंगे सेक्शन 395 आईपीसी के अंदर विद सेक्शन 397 आईपीसी के तहत, और अल्टीमेटली इनको जो है दोष सिद्ध कर दिया गया और सज़ा इनको हुई 7 साल की, और अल्टीमेटली इनके विरुद्ध फ़ाइन भी हुआ करीबन 10,000 रुपये का। ये लोग हाई कोर्ट में गए, पर हाई कोर्ट ने इनकी जो अपील थी उसको ठुकरा दिया। फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साथियों का कहना यह था कि हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने इस केस में माइंड अप्लाई नहीं करा, लॉफुल जस्टिफिकेशन कहीं है ही नहीं, एंटायर एविडेंसेस आर कॉम्प्रोमाइज्ड, और जो प्रक्रिया हमारे विरुद्ध अडॉप्ट की गई है ये प्रक्रिया दूषित है, डिफेक्टिव है, और किसी भी रूप में ये प्रोसिक्यूशन का बेसिस ही नहीं हो सकती है। इससे बार बार आपको मैं कहता हूँ कि हम लोग एंड रिजल्ट और इंसेप्शन पॉइंट को देख लेते हैं, बट इस बीच हुआ क्या है, इस बीच किस तरह से किस प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्रवाई की गई है, उस पर हम काम ही नहीं करते हैं। इसका फ़ायदा जो है पुलिस उठा लेती है और अल्टीमेटली सही होने के बावजूद भी हमें ज़िल्लत सहनी होती है और गलत तरीके से जो है जेल जाना होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि जहाँ पर पुलिस ने गलत प्रक्रिया को अपनाते हुए गलत रूप से अरेस्ट किया और जो कंसर्न एयरिंग ऑफिशियल्स थे वो लोग जेल पहुँचे, पर कह देने मात्र से कोई ऑफिशियल जेल नहीं पहुँच जाएगा। कार्रवाई भी करनी होगी, पर सिंगल इंस्टेंस ऑफ कार्रवाई इज़ नॉट सफिशिएंट। मल्टीपल हमें नोटिस देने होंगे और हमें टाइमली जो है इस तरह से पेश करने होंगे, और जो हमारी रेमेडी है इट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड एज पर द लॉ। क्लियर है आपको? तो साथियों, इस केस में कंटेंशन ये थे अक्यूज के कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो डिफेक्टिव है। प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि कंसर्न अक्यूज पर्सन, जो कि संख्या में 8 है, एक गाड़ी है जिसका नंबर है KL4/C6021, जो कि ड्राइव कर रहा था अक्यूज नंबर 8, ये एक बिल्डिंग में आते हैं और इस बिल्डिंग में आकर ये लोग डकैती जो है वो कमिट करते हैं। इनका कहना ये है कि ये लोग डेडली वेपन से जो है आर्म्ड थे। जब प्रीमाइसिस में एंटर हुए तो गेट पर एक गार्ड था, इस गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, इसको फ्रैक्चर किया गया। उसके बाद इसके जो हाथ पैर थे उसको टॉवल से बांध दिया गया। उसके बाद जो कपड़ा था उसके मुंह में ठूस दिया गया और जो भी मोबाइल फ़ोन, रिस्ट वॉच मीन्स हाथ घड़ी और टॉर्च जो उसके पास में थे उसको लूट लिया गया। साथियों, इस घटना के बेसिस पर एक रिपोर्ट जो है फाइल होती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर FIR जो है वो दर्ज होती है। अक्यूज पर्सन जो है पकड़ में आते हैं, अल्टीमेटली ये चार्जशीट भी होते हैं और कुछ अक्यूज ये स्टैंड लेते हैं कि वी आर जिम्मेदार। साथियों, अल्टीमेटली फाइनल अक्यूज जो है सामने आते हैं और उन्हें अक्यूज नंबर 1 to 5 टैग करते हुए प्रोसीडिंग्स को जो है आगे बढ़ाया जाता है और कुछ अक्यूज जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। साथियों, इस केस में अक्यूज नंबर 2 और 3 जिन्होंने ट्रायल फेस किया उन्हें कन्विक्ट किया गया और अक्यूज नंबर 5 को जो है ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। मामला जो है ये हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने नहीं सुना, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इनका स्टैंड ये था कि हमारी अपील अलाउ कर दो और हमको जो है बरी कर दो, और ये अपील हर
व्यक्ति करता है जो कि किसी केस में फंसा हुआ है, जिसकी बात जो है कॉन्सिडर नहीं करी है हाई कोर्ट ने, या वो व्यक्ति जो है स्पेसिफिक रेमेडी चाहता है, तो इस तरह की अपील या इस तरह की प्रेयर जो है वो कोर्ट से करता है। तो साथियों, क्या प्रेयर करने से कोर्ट छोड़ देगा आपको? आंसर इज नो। जब तक आपके केस में दम नहीं है और लॉफुल आप नहीं चल रहे हो, तब तक आप किसी भी केस में जो है वो नहीं बच पाओगे। जब भी कोई केस होता है, खासकर क्रिमिनल केस, तो वहाँ पर एक्टस रियस मीन्स आपका क्या एक्ट है, दूसरा है मेंस रिया, आपकी क्या दुर्भावना है, उसको भी एग्जामिन करना होता है इन लाइट ऑफ द एंटायर स्टोरी सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। अब उदाहरण लेते हैं, प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई इस व्यक्ति ने झूठ बोला, तो क्या कोर्ट सजा कर देगी आपको? आंसर इज नो। अगर आप बिफोर मजिस्ट्रेट झूठ बोलते हो तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस जब तक कि आपने उस झूठ को ऑन ओथ या ऑन एफिडेविट ना कहा हो। तो कहने की बात यह कि किसी के इमोशन, किसी की संवेदनाओं से केस नहीं चल सकता, केस चलेगा लॉफुल तरीके से। साथियों, यहाँ पर इनका स्टैंड क्या है कि जो भी एविडेंस है वो एविडेंस टोटली वीक पीस ऑफ एविडेंस है और कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है। भाई ये क्या बात हुई? इन्होंने इस बात के जरिए कोर्ट को मजबूर कर दिया कि आप एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करो। इनका कहना है कि हमारा जो कन्विक्शन है ये टोटली बेस्ड है ऑन द वर्जन ऑफ PW1, जो कि गार्ड था और इस गार्ड को मारा पीटा गया, ये भी आरोप प्रोसिक्यूशन का है, और कंसर्न अक्यूज पर्सन्स को उसी गार्ड ने जो है आइडेंटिफाई किया। साथियों, गलती क्या हुई पुलिस से कि पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों को सीधा जो है उस व्यक्ति से आइडेंटिफाई करा दिया। करना क्या था पुलिस को करानी थी यहाँ पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि रिलेवेंट है एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इवन आईओ ने भी कहा कि मैंने आइडेंटिफाई तो करा दिया, बट मैंने कोई भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट नहीं करी। कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आप कंडक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद लॉफुल नहीं चलना चाह रहे हो, तो इस सिनेरियो में जो कनेक्टिंग चेन थी वो आपने खुद ने ब्रेक कर दी। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो कोर्ट में आके आइडेंटिफाई करना या मियरली आइडेंटिफाई करना ये अपने आप में केस को मजबूत नहीं बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी डेडली वेपन जो है इनसे रिकवर नहीं हुआ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में डाउट क्रिएट करने के लिए। तो कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट के आधार पर ही जो है कन्विक्शन को सेटिस्फाइड कर दिया और जो अक्यूज पर्सन थे उनको एक्विटल कर दिया। तो कहने की बात ये कि अगर आपका वकील दमदार है और उसने ड्राफ्टिंग करते समय कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स को पकड़ ले जिससे केस डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये व्यक्ति ट्रायल कोर्ट फेस करके आ गए, ये व्यक्ति हाई कोर्ट फेस करके आ गए, बट बेसिकली क्या हुआ कि जो पॉइंट था उसको पकड़ नहीं पाए, बट सही वकील ने सही पॉइंट को पकड़ा और ये पॉइंट जो है जब कोर्ट के सामने पहुंचा और कोर्ट ने उसको स्क्रूटनी करा, तो वहाँ पर इनका भाग्य तेज था कि जो जज इस मैटर को सुन रहे थे वो लॉफुली इस मैटर को तय करने की इच्छा रखे हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि जज जो है मैटर को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर रहा है या लॉफुली अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो सही होने के बावजूद भी हम लोग जो है नुकसान खा लेते हैं। पर अगर हमारी किस्मत ठीक है, हमने कोई अपराध नहीं करा पर फंस गए हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे वकील सही आर्ग्यू कर रहे हैं, प्रॉपर लॉ पॉइंट रख रहे हैं, जज सही सुन रहे हैं और माइंड मेकअप करके नहीं बैठे हुए और लॉफुली केस को तय कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो साथियों, इस केस के जरिए हम 4 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष कि क्रिमिनल मैटर में एक्टस रिया और मेंस रिया का महत्वपूर्ण योगदान है और दोनों ही एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। दूसरी बात, अगर मामला डकैती का है तो वहाँ पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं की जाएगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो फेटल है प्रोसिक्यूशन के लिए। तीसरी बात, कनेक्टिंग चेन इनको लेकर चलनी है प्रोसिक्यूशन को। अगर इनकी चेन ब्रेकेज है या चेन वीक है तो वहाँ पर अक्यूज को फ़ायदा मिल जाएगा। चौथी बात, रिकवरी क्या हो रही है और कैसे जो है कनेक्ट कर रहा है एलिजली जो क्राइम है कंसर्न अक्यूज पर्सन को, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस केस में डेडली वेपन्स जो है वो रिकवर नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार पुलिस जो है ऐसी कार्यवाही करती है कि डेडली वेपन्स तक जो है रिकवर करा देती है। तो उसके लिए भी कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रिकवरी ऑफ डेडली वेपन्स इट इज़ नॉट अ ग्राउंड टू अज्यूम दैट दे आर द कल्प्रिट, क्योंकि ऐसे आर्टिकल, ऐसे वेपन इजीली मार्केट में जो है मिल जाते हैं। पर कोर्ट ने यहाँ ये एम्फेसाइज किया कि जो एलिस्ट आर्टिकल जो स्टोलन हुए थे वो तक भी रिकवर नहीं हुए हैं। तो जो कनेक्टिंग चेन्स थी और जो प्रॉपर एविडेंसेस रिकॉर्ड पानी थी वो आई नहीं। जब तक प्रॉपर कनेक्टिंग एविडेंस फाइल पर नहीं होगी, कनेक्टिंग चेन फाइल पर नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई भी अजम्पशन अक्यूज के विरुद्ध जो है वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, लीगल पोजीशन एंड द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन, इन चारों स्थितियों को देखते हुए अक्यूज को जो है एक्विटल करने के ऑर्डर प्रदान किए। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आज की लर्निंग क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा और कैसे वर्कआउट करना होता है इन मैटर्स में उसको समझा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।